दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस का प्रमोट करना चाहते हैं केडीवी लाइव के माध्यम से, अपने बिजनेस का विज्ञापन देना चाहते हैं, अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो केडीवी लाइव का ऑफिशियल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अपने बिजनेस को किसी दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रही है, जहां मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। आज सुबह से 4 मरीज पटना रेफर कर दिए गए हैं, जबकि आज भी 3 लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा अब 55 के पास पहुंच गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि मसरक के बिस्वा गांव का चौकीदार खुद ही बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि मिथिलेश राय ने ड्यूटी के दौरान कहीं शराब पी थी, इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। घर में चोरी चोरी उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। आपको बता दें कि अब तक छपरा में 55 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है 2 दिन में, और ऐसे लोगों के मिलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। हालांकि विपक्षी दल यानी कि बीजेपी कह रहे हैं कि कम से कम तो 100 लोगों की जान गई है शराब पीने की वजह से, लेकिन जो पुलिस के पास रिकॉर्ड है वह है 55 की। दोस्तों बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की घुसपैठ को लेकर के देश के अंदर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिस पर जवाब देते हुए भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सेना ये डिसाइड करेगी कि किसे कब कौन सी जानकारी शेयर करनी है। हम असदुद्दीन ओवैसी को गलती से भी कोई सूचना नहीं दे सकते हैं, पता नहीं वह बात कहाँ चली जाए। जिस पर एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मेरी वफादारी पर शक किया जा रहा है, जबकि अमेरिका सैटेलाइट से ये देख रहा है कि भारत पर चीन हमला कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर कहा कि मुआवजा नहीं देंगे। दरअसल सदन में बीजेपी से मांग की है कि जहरीली शराब पीकर के मरने वालों के परिवार वालों को सरकार मुआवजा दें, जिस पर नीतीश कुमार ने यह टिप्पणी की है, जब बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने सदन में जमकर के हंगामा किया और सरकार से मुआवजे की मांग की है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि जो पिएगा वह मरेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि जहां शराबबंदी है वहां भी तो मौतें हो रही है शराब पीने की वजह से। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा नहीं देंगे, ये कहना है नीतीश कुमार का। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका तो प्रचार होना चाहिए ताकि लोग शराब ना पिए। हम बापू के मार्ग पर चल रहे हैं। बीजेपी ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था और पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी। यह नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि जो पिएगा वह मरेगा। उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर कोई संवेदना नहीं है, जो गड़बड़ पिएगा वह तो मरेगा ही। जहरीली शराब से मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में भी मौतें हो रही है और वहां शराबबंदी नहीं है। बीजेपी ने शराबबंदी का समर्थन किया था। किसी भी धर्म में शराब पीना ठीक नहीं है, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला अभी थमा भी नहीं है कि पड़ोसी जिला सीवान में अब 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि छपरा बॉर्डर से सटे सीवान के भगवानपुर प्रखंड के ब्राह्मण स्थान गांव में जहरीली शराब से 4 लोगों की जान गई है। मृतकों की पहचान महेश राम, अमीर मांझी, अवधेश मांझी और शंभू यादव के तौर पर हुई है। जब मृतक शंभू यादव का शव सदर अस्पताल में लाया गया है। उनके भतीजे ने बताया है कि गांव में ही कल शाम में शराब पी थी। शुक्रवार सुबह आंख से कम दिखाई देने की बात कही गई। इसके बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि पूरी दुनिया में रोबोट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस क्षेत्र में लगातार नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत के युवाओं में भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जब बिहार के कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज के 5th सेमेस्टर के छात्रों की टीम ने 2 रोबोट तैयार किए हैं।
ये बेहद खास रोबोट है जो अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां बांट सकते हैं। इसके साथ ही देश के जवानों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के छात्रों ने इस रोबोट की सहायता से आइडेंटिटी सिस्टम से देश के हर क्षेत्र को सुरक्षित रखने का भी दावा किया है। छात्रों के मुताबिक चिन्हित पहचान पत्र से देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो फिर ये रोबोट फौरन खतरे की घंटी बजा देगा। जब पॉलिटेक्निकल कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रोफेसर के मुताबिक 2 रोबोट बनाए गए हैं। पहला रोबोट खुद से अपने अवरोध को पहचानता है तो फिर वही दूसरा रोबोट मैन्युअली ब्लूटूथ से ऑपरेट होगा। सुविधा सुरक्षा दोनों मापदंडों पर छात्रों का ये आविष्कार बेहद काफी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया रोबोटिक होने वाली है, जिस वजह से रोबोटिक अध्ययन में मशगूल होकर के कटिहार और पॉलिटेक्निकल छात्रों ने ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अररिया में एक युवक की गोली मारकर के जान ले ली गई। जहां हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है जो गांव में आयोजित भागवत कथा के दौरान हुई थी। यह घटना देर शाम सोमवार की है जब मामले की शिकायत तत्काल पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसके बाद मंगलवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंच गए और हंगामा करते हुए पुलिस गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मामला रानीगंज प्रखंड के बौसी थाना क्षेत्र के बसेटी गाँव का है। हत्यारे की पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी के लिए निकल ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर के पटना में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जब मंगलवार को पटना में डाक बंगला चौराहे के पास जाम के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। वहीं लाठीचार्ज के अगले दिन बुधवार को गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों को धरने पर पुलिस की ओर से नहीं बैठने दिया गया। जब अभ्यर्थी खड़े खड़े जल्द से जल्द 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की अधिसूचना जारी करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से पक्का मकान मिलेगा। बिहार विधानसभा में तीसरे दिन सदन में भारी हंगामे के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि शहरों में अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा और पहले चरण में 48,000 लोगों को चिन्हित करके पक्का मकान दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बेघरों को घर देने की योजना ला रही है। झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलेगा। राजधानी पटना में करीब 48,000 मकान की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण में सर्वे में पटना में 48,000 ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और इन्हें पक्का मकान देने की तैयारी है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग ने नवंबर में 7 अरब 76 करोड़ 33 लाख की धनराशि की सभी जिलों में को आवंटित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपूर्ण आवासों के निर्माण को जल्द पूरा करने के लिए ये राशि जारी कर दी गई थी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सामान्य मद में भारत सरकार से राज्य को 3,000 करोड़ रुपए प्राप्त होना बाकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीकर के मरने वाले लोगों की संख्या 55 से पार हो गई है। विपक्ष के निशाने पर चल रहे नीतीश कुमार ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी झुंझलाहट दिख रही है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जहरीली शराब से शुरू से लोग मरते हैं, इससे अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि जब शराबबंदी है तो फिर खराब शराब मिलेगा ही, जो शराब पिएगा वो मरेगा। इस पर पूरी तरीके से एक्शन होगा। मुख्यमंत्री के इस बयान का सीधा मतलब है कि उन्होंने जहरीली शराब से मौत का जिम्मेदार उन लोगों को ही ठहराया है जो लोग शराब पी रहे हैं। साथ ही उनके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पिछले 2 साल में बिहार में अब तक 170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जहरीली शराब पीने की वजह से। आपको बता दो कि इस समय देश में 5 राज्य हैं जहां पर शराब बैन है। इसमें गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल है। इन राज्यों में सबसे पहले नागालैंड में शराबबंदी लागू हुई थी। वहां पर 1989 में शराबबंदी लागू हुई है, जबकि गुजरात में 2009 से, मिजोरम में 2014 से और बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। वही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बंगाराम द्वीप छोड़कर के सभी जगहों पर शराबबंदी है। दोस्तों, बात करते हैं कि शराबबंदी वाले भी राज्य बिहार में जहरीले शराब के कारण पिछले 24 घंटे में अब तक 55 से 60 लोग अपना जान गंवा चुका है। जिसके बाद अब इस मसले को लेकर के वर्तमान में बिहार के अंदर यानी कि राज्य के अंदर संचालित शीतकालीन सत्र में यानी कि विधानसभा में
काफी हंगामा हो रहा है, हंगामेदार गुजर रहा है। बिहार में पिछले 2 दिनों से सदन के अंदर और बाहर भाजपा द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। जब बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने कहा है कि छपरा में पिछले 24 घंटे में जहरीले शराब से इतने लोगों की मौत हो गई है, इससे ये मालूम चलता है कि आखिरकार बिहार में किस स्तर का शराबबंदी है। ये बिहार सरकार की नाकामी को उजागर करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छपरा की घटनाओं को लेकर के प्रशासनिक महकमा तो दोषी है ही, लेकिन इससे बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल करना चाहिए। जब बिहार के मुख्यमंत्री भी बराबर के दोषी हैं, इसलिए अब हम और हमारी पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज गरीब, दलित, शोषित वर्ग के लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा दोषी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही है। बिना उनके सहयोग से इन इलाकों में शराब कैसे आ सकता है जब राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। इसलिए सबसे पहले इस पूरे मामले की जवाबदेही सीएम नीतीश कुमार को बनती है, लेकिन उनका बयान उनकी सोच को बयां करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी टिप्पणी जो पिएगा वो मरेगा को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या उन सभी को मर जाना चाहिए? बिहार में जहरीली शराब मामले में मृतक संख्या बढ़ने के बीच बिहार में राजनीतिक पारा भी बढ़ रहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पहले भी टिप्पणी की थी कि जो लोग शराब पीते हैं वे महापापी हैं और वे भारतीय नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जहां शराबबंदी है वहां जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें वोट देते हैं तो फिर वो मरेगा, क्योंकि वे उनके सामने उदाहरण है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गया है और आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में शराबबंदी लागू करने वालों की जेब में करोड़ों रुपए जा रहे हैं। हालांकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा शराबबंदी का समर्थन करती है और नीति पर पूर्ण विचार की उसके नेताओं की मांग उनके कार्यान्वयन में दिक्कतों को दूर करने के संबंध में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराब घर पहुंचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है और नशीले पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के सरगर्मी तेज है। 19 दिसंबर को नए डीजीपी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए यूपीएससी ने बिहार सरकार को 3 नाम भेज दिए हैं। अंतिम रूप से एक नाम पर मोहर लगेगी और नए डीजीपी को प्रदेश के यानी कि बिहार के पुलिस की कमान मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने बिहार सरकार द्वारा डीजीपी पद के लिए भेजे गए 11 नामों में से 3 नामों पर अंतिम मोहर लगा दी है। यूपीएससी की बैठक में 3 नामों पर सहमति बनी है। यूपीएससी की अनुशंसा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भी भेज दी गई है। अब बिहार सरकार इन 3 नामों में से किसी एक नाम को बिहार के नए डीजीपी के लिए चुनेगी। बिहार पुलिस का नया मुखिया कौन होगा ये बहुत जल्द ही तय होने वाला है। अगले 3 दिनों में बिहार के नए डीजीपी के नाम की घोषणा की जाएगी। नए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। राज्य सरकार द्वारा डीजीपी रैंक के कुल 11 अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई थी। उनमें से 3 नाम पर अंतिम मोहर बनी है, अंतिम सहमति बनी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले में जहरीले शराब पीने से 48 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि पिएगा तो भुगतेगा ही। इस मामले पर भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। उधर बीजेपी पर शराबबंदी कानून को लेकर के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने 48 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बिहार सरकार के साथ महागठबंधन नेताओं पर भी हमला बोला है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के करीब रहने वाले लोग ही शराब पीते हैं। प्रशांत किशोर ने छपरा की घटना पर दुख जताया है और शराबबंदी को एक विफल योजना बनाते हुए इसे 48 घंटे के भीतर रद्द करने की मांग की है। उन्होंने भाजपा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों पर निशाना साधा है और सबको शराबबंदी की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शराबबंदी पर सबसे पहली मुखर आवाज हमने ही उठाई है। बीजेपी के लोग जो आज विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, जेडीयू के साथ 5 साल तक रह करके शराबबंदी का समर्थन करते रहे। बीजेपी को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब कोई बीजेपी से सवाल नहीं कर रहा है कि जब आप सरकार में थे तो फिर आपने शराबबंदी के लिए हटाने के लिए क्या काम किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जितने भी दल हैं
उन्हें शराबबंदी को लेकर के अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आरजेडी और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरते रहे थे, अब ये खुद सरकार चला रहे हैं तो फिर इन्हें शराबबंदी सही लग रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सारण में जहरीली शराब से हुई मौत पर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। बीजेपी विधानसभा विधान परिषद से लेकर की सड़कों तक सरकार को घेर रही है। इस बीच बीजेपी ने इस शराब कांड में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सारण में जहरीली शराब से हुई मौत का जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि 100 लोगों की मौत का मामला सीएम नीतीश कुमार पर दर्ज करवाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। दरअसल छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सारण पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद में नेता विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के 3 दर्जन से अधिक विधायक विधान परिषद जहरीली शराब से मरे लोगों की परिवार वालों से मुलाकात की। यहां सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब से नीतीश कुमार राजद के साथ मिले हैं तब से उनकी भाषा गुंडे जैसी हो गई है। सीएम खुलेआम बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मृतक के परिवार वालों के प्रति हमदर्दी जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार वालों के साथ बीजेपी खड़ी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आज उनकी जीत की वजह से 100 लोग काल के गाल में समा गए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि इंटरनेट हमारे जीवन में कई चीज़ों को आसान बना देता है, लेकिन इसके जरिए कई समस्याएं भी पैदा हो सकती है। जब पिछले कुछ सालों में भारत में साइबर हमलों की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 के नवंबर तक साइबर हमलों की कुल 12,67,564 मामले सामने आई हैं। यह केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भारत में बढ़ते साइबर अपराध के बारे में बोलते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि 2018 में साइबर हमलों के कुल 2,08,456 मामले दर्ज किए गए थे और 2019 में ये बढ़कर के 3,94,499 हो गई। वहीं पर 2020 में साइबर अटैक के कुल 11,58,298 और 2021 में 14,02,809 मामले सामने आ चुके हैं। 2022 खत्म होने से पहले नवंबर तक कुल 12,67,567 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ी है, जिससे साइबर अटैक के मामले में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटरनेट के विस्तार के बाद सरकार साइबर हमलों को रोकने के लिए तैयार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का छपरा जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका मुख्य वजह कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं, बल्कि यहाँ जहरीली शराब के कारण बहुत संख्या में हुई लोगों की मौतें हैं। बिहार के इस जिले में अब तक जहरीली शराब से 55 से 60 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे ज़्यादा मौत मशरक में हुई है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हाँ, इसको लेकर के भाजपा के नेता सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर के सारी जिम्मेदारी खुद सीएम के ऊपर है, लेकिन वे इसे अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। दरअसल छपरा के इस वारपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 55 से 60 लोगों की जान गई। स्थानीय लोग काफी सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई है। इसके बाद इसको लेकर के पीड़ित परिवार से मिलने बिहार विधानसभा और फिर विधान परिषद के नेता विपक्षी दल विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे। जहां वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह इस मामले पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार और राजद पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सांसों का सौदा करते हुए सत्ता के सौदागरों के पास सहानुभूति का एक शब्द नहीं है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार अंधे बहरे हो गए हैं और राजद के साथ ही गूंगे हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद हो गया है कि अब बाहर तो दूर, घर के अंदर भी गोलीबारी और फिर अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस कड़ी में ताजा मामला बिहार के भोजपुर जिले से निकल करके सामने आ रहा है। यहाँ जिला मुख्यालय आरा में जमीनी विवाद को लेकर के लोहे की रॉड से मार करके छोटे भाई की ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जो सोभी डुमरा गांव में जमीन बिक्री की पैसे के विवाद को लेकर के लोहे के रॉड से मार करके अपने ही छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। इस घटना को लेकर के गांव एवं आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। जब घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है। दोस्तों छपरा जिले में एक तरफ जहरीली शराब पीने से 55 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है,
जब वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसको लेकर के जमकर राजनीति की जा रही है। इन सब के बीच अब ये बात भी सामने आ गई है कि जिस शराब को पीने के बाद इतने लोग की जान गई है, उस शराब को बनाने के लिए स्पिरिट थाने से ही मिला था। बताया जा रहा है कि थाने से स्पिरिट का कंटेनर गायब है। यह शक जताई जा रही है कि इसी से जहरीली शराब बनी थी। इस बात का सबूत के तौर पर ग्रामीणों ने वीडियो बना करके उत्पाद विभाग के मुख्य सचिव के पाठक को दिया है, जिसके बाद तत्काल जांच करने के लिए थाने पर ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण पासवान और फिर डिप्टी सेक्रेटरी निरंजन कुमार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा तो फिर जब तक स्पिरिट के ड्रम खुले थे, स्पिरिट गायब थी। जब उनका सैंपल लेकर के पटना भेजा गया, जिन लोगों ने शिकायत की है उन्होंने कहा है कि वही से चौकीदार और पुलिस की मदद से थाने से स्पिरिट की सप्लाई धंधेबाजों को की गई। जब कई कंटेनर के ढक्कन गायब है, उत्पाद विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। जहाँ यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। जहाँ दरअसल कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि मातृत्व और शिशु अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी से काम किया जाता है। अस्पताल में कई दिनों तक बिजली नहीं रहती है और स्वास्थ्य प्रबंधन को इसकी कोई भी चिंता भी नहीं दिखती है। इसी तरीके का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जब बीते दिनों मिशन 60 के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था समिति की टीम एक तरफ जांच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मातृत्व शिशु अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की रोशनी से काम किया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद एएनएम ने बताया है कि पिछले 3 दिन से लाइट खराब है, जिसके कारण टॉर्च और मोबाइल की लाइट से काम चलाना पड़ा है। जब पूरे मामले को लेकर के सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा का कहना है कि हॉस्पिटल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर के बड़े बड़े दावे तो करते रहते हैं, लेकिन उन दावों से खासा कुछ सुधार देखने को नहीं मिलता है। वहीं सदर अस्पताल से इससे पहले भी कई तरह की तस्वीर सामने आई है। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 112 नंबर पर कॉल करने पर बोला गया था कि अभी एम्बुलेंस अस्पताल में मौजूद नहीं है, तो परिवार वालों ने मरीज को ठेले पर से इलाज कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचाया था। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छपरा शराब त्रासदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि बिहार में शराब की स्थिति एकदम भगवान जैसी है। जैसे भगवान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी तरीके से नीतीश राज में शराब भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह हर जगह मिल जाती है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भले ही व्यंग में शराब की तुलना भगवान से कर दी हो, लेकिन अब वह इस बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब बिहार के क्षेत्रीय दल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के बयान की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार से मांग की है कि वह ऐसे हिंदू धर्म विरोधी और देवताओं की तुलना शराब से करने वाले केंद्रीय मंत्री को फौरन अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए। पप्पू यादव ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शराब और भगवान एक जैसे होते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो, भाजपा वाले जागो, हिंदू धर्म को अपमानित करने वालों को पार्टी से बाहर करो। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी भाजपा सदस्यों को शराबबंदी को फेल बताने पर आक्रामक होने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वह प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं में इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि अब उन्हें कुछ और नहीं समझ आ रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ रही है कि बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है। जैसे भगवान अदृश्य होते हुए विद्यमान है, ठीक उसी तरीके से बिहार में भी शराब वे चीज हो गई है। देखो तो फिर कहीं भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वह हर जगह मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी पार्टी जदयू का कहीं किसी दल में विलय नहीं होने जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर जदयू विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, जदयू का विलय कहीं किसी दल में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने 2014 से 15 में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई प्रस्ताव भी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर भाजपा पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आएं ताकि भाजपा को पराजित किया जा सके। उन्होंने सभी विधायकों से पार्टी को जमीन पर मजबूत करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में सभी जिलों में जाएंगे और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा जानबूझ करके गलत बयान दे रहे हैं।
वहीं शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे तौर पर राज्य में शराबबंदी है। उन्होंने जदयू के सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों से भी शराबबंदी पर राय ली है। उन्होंने विधायकों से हाथ उठा करके बताने को कहा है कि क्या शराबबंदी खत्म कर दें। इसके बाद बैठक में विधायकों ने कहा कि शराबबंदी से काफ़ी फायदा है, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक हलकों में जदयू और राजद के विलय की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि एक दिन पहले बुधवार को जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दल के भीतर जदयू के किसी भी दल में विलय की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा यदि होता है तो फिर ये जदयू के लिए आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार नगर निकाय चुनाव में पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग होनी है। इसलिए अलग अलग पदों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में पर 3 ईवीएम का उपयोग होगा, जहां वोटिंग के लिए 3 वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे। ऐसे में मतदाताओं को एक बार नहीं बल्कि 3 बार ईवीएम पर बटन दबाना होगा। जहाँ एक मतदाता को वोट डालने में 17 सेकेंड का समय लगेगा। जहाँ तीनों पद का BUV अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा। पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में 18 दिसंबर को चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार शुक्रवार की शाम 5 बजे थम गया है। जब पहले चरण में कल 1776 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 701 अस्थायी मतदान केंद्र तथा 75 चलंत मतदान केंद्र है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि भाजपा को छोड़कर के सभी दल अपने परिवारों की सेवा करने और फिर कमीशन के माध्यम से कमाई के लिए सत्ता में आते हैं। यह कर्नाटक के 10 जिलों में भाजपा के दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद JP नड्डा ने आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दल अपने परिवार के लिए काम करते हैं और कमीशन के लिए कमाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तक भाजपा में हर कोई लोगों की सेवा करने और फिर उनकी छवि और नियति बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस समुदाय को बांट रही है और विकास के बारे में कुछ नहीं जानती है। भाजपा प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस को पता नहीं है कि विकास क्या होता है। वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं, सत्ता में कैसे आना है और इसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कैसे करना है और कमीशन के माध्यम से कमाई करना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और देश ही नहीं बल्कि आज विदेशों में भी भोजपुरी सुनने वाले हैं। जब पवन सिंह के एक गाने लॉलीपॉप ने भारत के बाहर भी धूम मचा दिया था। ऐसे तो भोजपुरी में कई स्टार हैं, लेकिन जब भी बात होती है तो फिर भोजपुरी की 2 बिहार के आरा के रहने वाले पवन सिंह और छपरा के रहने वाले खेसारी लाल यादव की चर्चा जरूर होती है। दोनों का सोशल मीडिया पर विवाद भी दिखता है। हालांकि साथ में जब भी आते हैं तो फिर एक दूसरे को भाई कहते हैं। अभी इन सब के बीच आपको बताएंगे कि बिहार के इन दोनों स्टारों में किसकी कितनी कमाई है, यह कौन किससे ज़्यादा अमीर है। जी हाँ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी में काफ़ी नाम कमाया है। जी हाँ, दोनों के गाने आज यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में होते हैं। कई बार तो 3-3, 4-4 गाने ट्रेंड करते हैं। यह इससे भोजपुरी के सुनने देखने वालों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सुर्खियों में छाए रहते हैं। जहाँ पवन सिंह ने 1997 में एक एल्बम लेकर के आए जिसका नाम था ओरनिया वाली। जहाँ इसके बाद उनके जीवन में रंग तब आया जब लॉलीपॉप वायरल हुआ, जब करोड़ों लोगों ने सुना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवन सिंह के पास आज करीब 4.8 से 5 मिलियन डॉलर यानी कि 30 से 37 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी है। ये भी बताया जाता है कि पवन सिंह एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपए तक लेते हैं। हर गाने के लिए वे 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं। मुंबई के लोखंडवाला में एक 4 BHK का फ्लैट भी है। जहाँ वे लग्जरी गाड़ियों के शौकीन तो है ही। जहाँ उनके पास 78 लाख की मर्सिडीज बेंच GLE 250D है। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी है। बात अगर खेसारी लाल यादव की करें तो फिर ये भी कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलती है कि खेसारी लाल यादव के पास 12 से 15 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। जहाँ वह एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं, वहीं एक गाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। खेसारी लाल यादव के पास मुंबई में एक फ्लैट है, करोड़ों में इनकी कीमत है। महंगी गाड़ियाँ भी है, उनके पास 30 लाख वाली फॉर्च्यूनर भी है। BMW गाड़ी भी मौजूद है। पटना में एक आलीशान घर भी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से छपरा जिले में अब तक 55 से 60 लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर के बिहार के सदन में संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहरीली शराब को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस दौरान विपक्षी दलों के कई नेताओं के हाथ में पोस्टर लेकर के सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने मार्शल बुलाकर के इन विधायकों के पास से पोस्टर हटवाया। इसके बाद भी भाजपा के नेता नहीं माने, सदन की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए फोटोग्राफी शुरू कर दी। बीजेपी विधायकों द्वारा रिपोर्टिंग टेबल पर कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए कल स्थगित कर दी गई। ये कल की घटना है, कल का मामला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि दाखिल खारिज में सुस्ती और गड़बड़ी को लेकर के नीतीश सरकार गंभीर हो गई है। अब उसने शिकायतों की जांच रैंडम तरीके से कराने का निर्णय लिया है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर तो जांच होगी ही, राज्य मुख्यालय में भी अपने स्तर से जांच करेगा। इसमें मिली शिकायतें परखी जाएगी। पिछले दिनों दाखिल खारिज को लेकर के कई स्तरों पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने गहरी नाराजगी दिखाई। बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के मामले लंबित होने से भी विभाग शुद्ध है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैंडम जांच को लेकर के कार्य योजना तैयार किया है। इसमें जहां से भी शिकायतें आएगी उन्हें समेकित किया जाएगा। इसमें से कुछ मामले जांच के लिए जिला प्रशासन को भेजे जाएंगे, जबकि कुछ मामले विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा। जिलों से आने वाली रिपोर्ट की भी विभाग अपने स्तर से समीक्षा करेगा। जरूरत पड़ी तो फिर से विभाग मुख्यालय से टीम भेज करके जांच कराएगा। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब विभाग इस समय दाखिल खारिज को लेकर के दोहरी परेशानी झेल रहा है। एक ओर तो अंचलों में सरकारी भूमि, मठ मंदिर, रेलवे से लेकर के पुरातात्विक स्थलों पर जमाबंदी कर दी जा रही है। दूसरी ओर आम लोगों के दाखिल खारिज के मामले का निष्पादन ही नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है तो फिर निर्धारित समय का इसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक की नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में नए साल में नौकरियों का बड़ा तोहफा देने जा रहा है। जी हां, बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के जल्द ही संयम खत्म होने जा रहा है और शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही नई नियमावली पर मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग ने काफी पहले नई नियमावली को लेकर के तैयारी कर लिया है और कैबिनेट से हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच सरकार पर काफी दबाव बढ़ गया है। जहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार आंदोलन करके सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, वही सत्र के दौरान भी बहाली प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया है। अब सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू होने के मूड में आ गई है और इसी तरीके के अंत तक हाई और फिर +2 स्कूलों के 1.25 लाख सीटों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि विज्ञापन जारी होते ही जनवरी से नए नियमों के तहत केंद्रीकृत और ऑनलाइन तरीके से STT अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे और फिर अप्रैल तक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब अभ्यर्थियों को नए नियमों के तहत नियोजन इकाइयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे अलग अलग नियोजन इकाइयों में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। नए नियमावली में नियोजन इकाइयों की शक्ति समाहित हो जाएगी और पारदर्शिता के साथ सरकार बहाली करने का प्रारूप तैयार की है। या वहीं STT की बहाली पूर्ण होते ही CTET और BTET अभ्यर्थियों का भी इंतजार खत्म होगा। हालांकि माना जा रहा है कि प्रारंभिक स्कूलों में मई से पहले आवेदन नहीं लिए जाएंगे और प्रारंभिक स्कूलों में बहाली प्रक्रिया में अभी 5 माह देरी हो सकती है। लेकिन साल 2023 तक सरकार का लक्ष्य है कि 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया पूरी करके समाप्त हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में जहरीली शराब कांड में अब तक 55 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे अधिक मौत मशरख प्रखंड के बहरौली गांव में हुई है। ऐसे में इस गांव में व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के लोगों को शपथ दिलाई है कि यहाँ के लोग शराब का सेवन नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों के बीच चौपाल लगाई गई है और अधिकारियों ने लोगों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई है। जब बहरौली पंचायत के मुखिया अजीत सिंह की पहल पर गाँव के लोग पंचायत भवन पर एकत्रित हुए, जहां अधिकारियों ने सभी लोगों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में सारण के SDM गगन कुमार और मरोड़ा के SDPO समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां शराब नहीं पीने की शपथ ली है। आपको बता दूं कि बहरौली गांव जहरीली शराब कांड के बाद अचानक चर्चा में आ गया, क्योंकि यहां सबसे अधिक मौतें हुई है। शपथ ग्रहण करने वाले लोगों का कहना था कि गाँव के मजदूर तबके के लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें शराब मिल जाती है और फिर वे पी करके आकर के यहाँ गाँव में हंगामा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अब ऐसे लोगों की भी खबर ली जाएगी जो शराब पीकर के गांव में आएंगे। गौरतलब है कि छपरा में अब तक का सबसे बड़ा
शराब कांड सामने आया, जिसमें 55 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 25 से अधिक लोग बीमार हैं। दोस्तों बात करेंगे कि छपरा में जहरीले शराब कांड का आंकड़ा 55 से पार चला गया है, जब विरोधी दल बीजेपी से लेकर के सहयोगी पार्टी भी नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी सरकार से एक मांग कर दी है। उन्होंने भी वही बात दोहराई है जो गुरुवार को बीजेपी ने कहा था। दरअसल जीतन राम मांझी ने छपरा कांड पर दुख जताते हुए कहा है कि जितने भी लोगों की जान गई है, सरकार उन्हें मुआवजा दें। जीतन राम मांझी ने पहले भी शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग की थी, जहां उन्होंने तारी को भी नेचुरल जूस बताते हुए कहा था कि इसे भी दारू के कैटेगरी में शामिल नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने एक बार फिर से सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि शराबबंदी की नीति सही थी, लेकिन इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना की जाँच की जाए और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों बात करते हैं कि दिसंबर का महीना आधा बीत जाने के बाद ठंड ने अपना असर अब दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में ठंड के साथ कोहरे की सघनता में वृद्धि हो रही है। बर्फीली हवा के प्रभाव से राजधानी पटना समेत बिहार के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना समेत बिहार के 20 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। जब मौसम विज्ञान की माने तो पछुआ हवा के प्रभाव में वृद्धि के कारण आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के उत्तरी भागों के जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और राजधानी पटना समेत बिहार के दक्षिणी भागों का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 5 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने के साथ तापमान में क्रमिक गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में ठंड की वृद्धि धीरे धीरे हो रही है। जहां बिहार में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में गिरावट जारी रहेगी। जहां बिहार के उत्तरी भागों में सुबह के समय कोहरे और फिर सघन होने की आशंका है। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर, बांका और फॉरबिसगंज जिले के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।